नमस्कार, आप सबों का स्वागत है मेरे क्लासरूम साइंस कैफे में। मैं हूँ रिदेश कुमार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस जो मैंने पढ़ाए हैं चैप्टर्स में। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुए थे तो कुछ बल्क प्रॉब्लम आए थे, इसलिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ आपका इन प्रॉब्लम्स को लेकर कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं आपके वो आपको सॉल्व करने के। इसमें मैंने आपके जो द्वारा भेजे गए पिक्चर्स थे उसे एज सच इंक्लूड किया हूँ और कुछ मैंने लिखा है ताकि जो उससे मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैं एक एक करके पहले दिखा देता हूँ, फिर उसे मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो बेसिकली जो आपका प्रॉब्लम है उससे जो मैंने कंक्लूड किया है, सबसे पहले मैं ये जो स्टूडेंट ने भेजा था वो प्रॉब्लम्स पढ़ के बता रहा हूँ। कैन इंसुलेटर बी चार्ज्ड? क्या इंसुलेटर को चार्ज किया जा सकता है? इंसुलेटर को ही चार्ज किया जा सकता है। चार्ज ऑलवेज डेवलप ऑन ए इंसुलेटर। कंडक्टर के ऊपर में वो चार्ज हमेशा फ्लो करता है। मीन्स अगर कोई इंसुलेटर है, लेट मी अगेन मेक इट क्लियर, हर इंसुलेटर पे चार्ज डेवलप आप नहीं कर सकते। जैसे कोई अगर नेचुरल वुड है, नेचुरल वुड इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल कि जब तक वो हरा पेड़ के रूप में रहता है तो वो कंडक्टर है। जब वो सूख जाता है, काट दिया गया है, वो सूख गया है, तो उसमें अभी कोई नेचुरल वुड का, जैसे प्लाईवुड हो गया, प्रोसेस्ड वुड हो गया, तो उसमें कई सारे एडहेसिव रहते हैं जो कंडक्ट कर सकते हैं या किसी कारण से उन पर चार्ज स्टोर हो सकता है। बट जो नेचुरल वुड है, सिंपल काठ, उन पे आप कुछ भी कर लें, चार्ज स्टोर नहीं कर सकते हैं। वही एक चीज है। मैं प्रॉब्लम्स को आपको अपने भाषा में आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैन इंसुलेटर बी चार्ज? तो आपका आंसर है कि यस, इंसुलेटर कैन बी चार्ज्ड। प्लास्टिक एक ऐसा इंसुलेटर है जिसको चार्ज कर सकते हैं, बट वुड एक, नेचुरल वुड एक ऐसा इंसुलेटर है जिसको आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हर इंसुलेटर को चार्ज किया जा सकता है। कुछ सिलेक्टेड इंसुलेटर्स होते हैं, उनके क्राइटेरिया होती है, उन्हीं को चार्ज कर सकते हैं। हाउ लाइटनिंग इज एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? एज वी नो दैट ड्यूरिंग लाइटनिंग चार्ज फ्लो इन एयर। लाइटनिंग जब एयर में फ्लो कर रहा है उस समय वो स्टैटिक का एग्जाम्पल नहीं है, उस समय वो करंट का एग्जाम्पल। इसीलिए आप लोग सुनते भी हैं बिजली गिर गया। व्हाट इज दैट? बिजली, करंट। वो करंट है जब वो फ्लो कर रहा है। आप ये चीज को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जब तक चार्ज स्टेशनरी है तब तक वो स्टैटिक है। जैसे ही वो मूव किया, इनसाइड क्लाउड भी अगर वो मूव कर रहा है तो वो स्टैटिक नहीं, करंट है। तो क्लाउड्स के सरफेस पे जो स्टोर थे वो स्टैटिक चार्ज थे। फ्रिक्शन के कारण, कॉलिजन के कारण अब वो धरती की तरफ मूव कर रहे हैं, एयर में ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो चार्ज हैं। इसमें एक क्वेश्चन और था जो मुझे याद है, ओरली पूछा गया था फोन पे, कि क्या एयर इंसुलेटर है या कंडक्टर है? यदि इंसुलेटर है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे हवा में फ्लो करती है? तो लेट मी एक्सप्लेन। एयर इज ए इंसुलेटर। अगर एयर इंसुलेटर नहीं रहता तो हम लोग के कॉलोनीज में इलेक्ट्रिसिटी लाइंस रहते हैं, उनके नीचे नहीं गुजर सकते थे, हमें करंट लगता। एयर इज ए इंसुलेटर। फिर क्वेश्चन है कि लाइटनिंग कैसे फ्लो करती है इंसुलेटर में? तो लाइटनिंग को फ्लो करने के लिए यहाँ पे एक फेनोमेना होता है जो आप पे समझना पड़ेगा कि लाइटनिंग व्हेन स्ट्राइक्स, बहुत हाई वोल्टेज जनरेट होता है, वेरी हाई वोल्टेज इज जनरेटेड। उस हाई वोल्टेज जनरेशन में एयर के मॉलिक्यूल्स उस वोल्टेज के कारण क्रैक कर जाते हैं, टूट जाते हैं, एंड दे फॉर्म आयंस। और वो आयंस जो है एयर इलेक्ट्रिसिटी को पाथ देते हैं फ्लो करने के लिए। एयर इज ए इंसुलेटर। हाई वोल्टेज के कारण एयर आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो बिजली को फ्लो करने देते हैं। आप हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट होता है, जिसको आप अभी के कोरोना से नहीं समझ लें, CORONA कोरोना है। तो वो जो है, आप कोरोना इफेक्ट को पढ़ के देखेंगे कि इंसुलेटर एक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में उसमें भी एक हिसिंग साउंड आता है एंड ब्लू लाइट अपीयर्स होता है। वहां पे भी लाइटनिंग जो है वो हाई वोल्टेज के कारण से एयर अराउंड कंडक्टर ब्रेक्स एंड वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कुछ फीट तक फ्लो कर रहा होता है।
In this chapter, we have to study about electricity. So, can we say that graphite is a conductor and diamond is an insulator? मैंने बताया था ये एक एक्सेप्शन के तौर पे आपको पूरे 10th पढ़ना है, आप नहीं कर सकते हैं इसे, क्योंकि इस चैप्टर के आधार पे ही आपको नहीं समझना है। ग्रेफाइट आप बस यही जानिए कि ये एक तरह से याद रखिए कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, हीट का नहीं। डायमंड हीट का कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं। सो इसे आप स्टेटमेंट के तौर पे मत याद रखिए, या ऐसे मत कहिए कि हम इसको ग्रेफाइट को कंडक्टर कहेंगे इस चैप्टर के लिए या उस चैप्टर के लिए, कि आपको इन दोनों की यूज कई बार यूज करनी है, तो एक माइंडसेट में आप मत आइए। Is it necessary to include heat in the definition of conductor and insulator? Of course it is necessary. हमें जब जहाँ जरूरत पड़ता है हम उस हिसाब से यूज करते हैं, but it is necessary to include heat in the definition. As you said, electricity always develop in insulator. So can we say that current electricity always develop on electric conductor? ये वही क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे बोला, उसी का एक बदलाव रूप है कि स्टैटिक कोई भी करंट जब तक स्टेशनरी है तब तक वो आपको व्हाट यू कॉल्ड, जब तक वो स्टेशनरी है वो स्टैटिक है। जब वो करंट मूव करना शुरू हो गया, इट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं कर रहा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट कब होगा, कोई कंडक्टिंग मीडियम होगा तभी ना मूव करेगा। सो डेवलप तो वो होता ही नहीं है, वो उस पर फ्लो करता है। सो स्टैटिक ऑलवेज डेवलप ऑन इंसुलेटर एंड करंट ऑलवेज, यहाँ डेवलप के जगह पे फ्लो इन कंडक्टर। कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को रोक ही नहीं सकता है। इन AC एंड DC डायग्राम, व्हाट डज द प्लस एंड माइनस एंड इट्स साइन इंडिकेट? आप AC के लिए फिलहाल रखिए कि अप द फेज एंड डाउन द फेज बता रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, आप चैप्टर 2 में आएंगे तो कुछ समझेंगे। बेसिकली इससे ज्यादा आप 10th लेवल पे नहीं समझ सकते हैं, गलत चीज बताने से अच्छा नहीं बताया जो। फिर ये क्वेश्चन है उन्हीं को जो मैंने कुछ समझा था अपने हिसाब से लिखा। द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन सब्सटेंस मेक इट ए कंडक्टर, एक्सप्लेन। फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस एक सब्सटेंस को कंडक्टर बताता है, इस चीज को एक्सप्लेन कीजिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस हाउ नहीं, एक्सप्लेन होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए सब्सटेंस मेक इट कंडक्टर। ऑफ कोर्स अगर वो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी ना बिजली को कंडक्ट करेंगे, अदरवाइज जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो आप बिजली को कंडक्ट कैसे कर पाएंगे? सो फ्री इलेक्ट्रॉन, इट इज दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्सप्लेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज, आप गूगल करके देख सकते हैं, ये चीज आपके क्लास का नहीं है, मैंने पढ़ाते समय ही बोला था। बस काफ़ी लोग इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर को, ये एक साइंटिफिक टर्म होता है, डेफिनेशन है इसका जो आपको अभी नहीं पढ़ना है, कि ये एक ऐसा वोल्टेज होता है जो कि हम लोग फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके देते हैं, जिसके कारण से एक सेमीकंडक्टर बिजली को कंडक्ट करते रहता है। ये जो सेमीकंडक्टर्स के आप जब मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे तो उनमें आपका जो लेयर्स रहते हैं, उन लेयर्स के बीच का अलग अलग सेमीकंडक्टर का थ्रेशोल्ड वोल्टेज अलग अलग रहता है। बेसिकली मैं यही कहूँगा कि इस चीज़ को, इस क्वेश्चंस को आप रहने दें। आप फिर भी अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो आप एक गूगल पे ही इसके डेफिनेशन को सर्च करके देखिए आप समझ पाते हैं नहीं। यदि आपके घर में कोई 12th के स्टूडेंट हैं तो उनके चैप्टर 7 या 6-7 में शायद सेमीकंडक्टर्स पढ़नी है, वहाँ पे आपको थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिल जाएगा, तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, जो करंट एक जगह से दूसरे जगह, जैसे आप ही एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, बस से जाना, ट्रेन से जाना। सपोज और भी ऑप्शन हो सकते हैं, मैं ये दो ले रहा हूँ, बस और ट्रेन। आपको मालूम है दोनों डिस्टिंक्ट मोड है। बस ये करंट एक जगह से दूसरे जगह जब जाता है तो उसको दो तरीके से भेजा सकता है, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। आपको मैंने ग्राफ में बताया था कि अल्टरनेटिंग करंट इस तरह से साइकिल बनाते हुए साइन थीटा का जाता है, जबकि डायरेक्ट करंट सीधा जाता है। सो ये वही चीज़ है। कूलम्ब्स लॉ फार्मूला वो आगे मैंने एक्सप्लेन किया। कैन इंसुलेटर बी चार्ज, सेम क्वेश्चन है। यस, इंसुलेटर कैन बी चार्ज, इंसुलेटर ही चार्ज कर सकते हैं। लाइटनिंग इज एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये भी मैंने बता दिया। कैन वी से ग्रेफाइट, ये भी मैंने बता दिया। इज इट नेसेसरी टू इंक्लूड, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अभी ये क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए सब्सटेंस मेक इट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये समझ में नहीं आया है। सो इसमें आपको समझना क्या है,
प्रॉब्लम ये है कि मुझे भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप इसमें पूछ क्या रहे हैं कि द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक मेटल एंड नॉन मेटल आपने पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि इनके पास लूजली बॉन्डेड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको कि वो लूज कर सकते हैं मेटल्स स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो वो जो लूज करने की कैपेसिटी रहती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि एक कोई भी कंडक्टर आपको लूज करता है एंड उसके लूज करने के कारण से एंड टू लूज दोज कंडक्टिंग प्रॉपर्टी के कारण आपको ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्ट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ सब्सटेंस मेक इट कंडक्टर। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लूजिंग टेंडेंसी होती है, जिनको गेन करना है, उनके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उल्टे वो देने के बजाय खुद ले रहे हैं, तो हाउ विल दे कंडक्ट? सो कोई देने वाला चाहिए, someone should be a donor to give free electron for conduct electricity। इसके अलावा भी आपको इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को आप एक बार फिर से भेजें। थ्रेशोल्ड वोल्टेज मैंने बताया, ये आपके क्लास का नहीं, ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में दे चुका हूँ। अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट फिर से बता दीजिएगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक जगह से दूसरे जगह करंट को फ्लो करने के लिए दो तरीके से हम इसको फ्लो करा सकते हैं, एक बार एक प्लेन से ऑक्सीलेट कराते हुए और एक बार डायरेक्ट सीधा भेजते हुए। तो ये वही अल्टरनेटिंग करंट की करंट को फ्लो, जैसे आप एक सपोज करंट है, आपको यहाँ से दूसरे शहर जाना है, इफ यू हैव टू मूव टू अदर सिटी, यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू मूव बाय बस और आइदर यू मूव बाय ट्रेन। नो, बोथ आर वेरी डिस्टिंक्ट, बहुत अलग अलग है, बट दो तरीके से आप एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। तो ये वही चीज है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। चलिए ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो देखिए इस चीज का मतलब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे आपका इतना कूलम चार्ज है, मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे एक प्रोटॉन भी रहता तो उस पर इतना ही कूलम का चार्ज होता। तो इसको सिंपल वे में समझा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, इतना चार्ज है, इतना कूलम चार्ज है। तो एक कूलम, पहले ये इतना कूलम था 10⁻⁻19, तो अगर यहाँ पे एक कूलम होगा तो हम लोग अर्थमेटिक पे क्या लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू इतना, तो एक बटा ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसे मैंने यहाँ रखा और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नीचे चला आया इक्वल टू 1, जो हम लोग बेसिक करते हैं यूनिटरी मेथड। अब ये 10⁻⁻19 ऊपर चला गया, तो 1 इंटू 10⁻19 बाई 1.6। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर चला आएगा, तो 10/16 इंटू 10⁻19। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा यूनिटरी मेथड वाला चीज था, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज। तो आप लोग को आदत था पूछने की कि 10 इलेक्ट्रॉन पे कितना, यहाँ उल्टा पूछ दिया कि एक कूलम पे कितना, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए। जैसे आपको आदत है कि एक आम का दाम 10 रुपया, तो 50 आम का दाम कितना, जबकि यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ दिया, एक आम का दाम 10 रुपया, तो 1 रुपये में कितना, इस तरह का क्वेश्चन है। या 300 रुपये का कितना, मैंने उसी एग्जाम्पल से अपने लेक्चर में बताया था, तो ये वही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव सम एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आप एक कॉम्ब को रगड़ते हैं तो कंघी पे जो चार्ज स्टोर्ड होता है दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आप पर्दे से जब जा रहे हैं तो पर्दे से आपका हाथ का रोआ को अट्रैक्ट कर लेना, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। यदि आप फाइबर या प्लास्टिक के चेयर पे बैठे हैं और इस किसी कारण से आप उठते हैं, आपके हाथ पे रोआ जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। सो ये एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे बिजली के तारों में करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज एग्जांपल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे इलेक्ट्रिक ड्राई सेल में फ्लो कर रहा है वो भी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है। हाउ कूलम्ब कांस्टेंट इज ऑब्टेन्ड,
and how its unit is Newton meter square second square। रोहन, ये मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, थोड़ा सा राइटिंग को अब इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा क्लियर। ये नहीं कह रहे हैं कि डेकोरेट करना, थोड़ा क्लियर रखिए, आप 10th के एग्जाम देने जा रहे हैं। सो ऐसा ना हो कि आपका राइटिंग के कारण कुछ कट जाएगा, कि पर्सनली मैं भी अपनी कई मार्क्स इस कारण से गवाया हूँ, सब कुछ सही रहने के बावजूद भी क्लियर नहीं लिखना। आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू डेकोरेट इट, बट यू कैन राइट क्लियरली। हाउ है या वाव है पता ही नहीं चल रहा। Anyway, how Coulomb constant is obtained and how its unit is Newton meter square second square। डिस्कस अबाउट एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के बारे में डिस्कस कर देते हैं कि ये एक कांस्टेंट है जिसको साइंटिफिकली डिराइव किया गया हुआ है। इसमें आपको कोई रिसर्च नहीं करना है, बस ये याद रखिए कि एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको कहा जाता है ई, ये ई की तरह लिखा जाता है एप्सिलॉन, एंड जीरो है तो एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे डिराइव हुआ, चलिए ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए, आपने 9th में पढ़ा था कि ग्रेविटेशन चैप्टर में डेफिनेशन से कि दो प्लैनेट के बीच के फोर्स में क्या रखता है। तो जो फोर्स दो प्लैनेट में रह रहा है वो क्या होता है, जी, कैपिटल जी इंटू m1 m2 बाई आर इंटू आर आर स्क्वायर। ये मास ऑफ प्लैनेट होता है। सेम उसी तरीके से दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, जैसे वहाँ दो प्लैनेट के बीच में कितना फोर्स लगता था, तो ऐसे ही यहाँ पे भी F के जगह F, ग्रेविटेशन था तो वहाँ कैपिटल जी एक कांस्टेंट आया, वैसे ही यहाँ पे ये एक K कांस्टेंट आया। वहाँ पे दो प्लैनेट का मास लेते थे, यहाँ हम लोग दो चार्ज ले रहे हैं Q1 एंड Q2। वहाँ दो प्लैनेट के बीच की दूरी थी, यहाँ उनकी दूरी। अब आपको मालूम है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये कुछ गलती से लिखा गया है। सो ये फोर्स का यूनिट आपका न्यूटन है। जी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होगी। मास का केजी, इस मास का भी केजी, इस आर का डिस्टेंस का मीटर, इस डिस्टेंस का भी मीटर। इन द सेम वे यहाँ पे भी फोर्स का यूनिट न्यूटन, के कांस्टेंट है तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी। जैसे जी की कोई मतलब सॉरी जी का सॉरी जी की यूनिट हमें निकालनी है ना, वैसे ही हमें के का यहाँ पे यूनिट निकालना है, तो फिलहाल हमें नहीं मालूम है, वही हमें डिराइव करनी है। यहाँ पे क्यू चार्ज का यूनिट कूलम, तो इस चार्ज का यूनिट कूलम, आर का मीटर तो ये भी आर का मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन का मीटर इंटू मीटर, और के जी नीचे चला आएगा और ये जी इधर का इधर आ गया। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे तो के आपका इधर आ गया। तो आपको क्या निकल कर आया था यहाँ पे, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर इक्वल टू जी। तो जी का यूनिट आपने डिराइव किया था, इसी यहाँ पे आपका क्या जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर इक्वल टू के। तो इस तरह से आया। तो बेसिक जो मैंने बताया था 9th के ग्रेविटेशन का जो डेफिनेशन है सेम वही है, बस यहाँ कैपिटल जी के जगह पे के हो गया। और के की वैल्यू क्या है, तो आपने पढ़ा था के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 4 देखिए क्या है, कांस्टेंट, कोई यूनिट नहीं होगा। पाई क्या है, कांस्टेंट, कोई यूनिट नहीं होगा। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक कांस्टेंट जिसका कि यहाँ पर दिया हुआ है। सो यही चीज आपको कह रहा है कि यू हैव टू डिराइव दिस। अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। सो दीज वेयर ऑल योर प्रॉब्लम्स। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्रॉब्लम्स को थोड़ा ढंग से साफ साफ, जैसे यही है हिसाब से लिखा हुआ है, आपको जो पूछना है वो पूछा गया। ये फिजिक्स के प्रॉब्लम्स थे। अब एक प्रॉब्लम आया है बायो से आपके क्लास का। डेजर्ट प्लांट कब अपना भोजन बनाते हैं, दिन में या रात में। CO2 कब लेते हैं, दिन में या रात में, फोटोसिंथेसिस के लिए। डेजर्ट प्लांट एक स्पेशल प्लांट होते हैं जिनके दिन के समय में स्टोमेटा क्लोज रहता है, तो वो रात में CO2 को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख लेते हैं, इंटरमीडिएटरीज बना लेते हैं, और दिन के समय में वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेंगे, बट स्टोमेटा उस समय उनकी क्लोज रहती है ताकि वो अपने मॉइस्चर को लूज नहीं कर सके। सो दिस इज योर आंसर कि डेजर्ट प्लांट जो हैं वो दिन में ही खाना बनाएंगे और CO2 को रात में लेते हैं, अपने अंदर स्टोर करते हैं, एंड देन
वो रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, दिन के समय ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। रात के समय CO2 को एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी के अंदर इंटरमीडिएटरीज बना लेते हैं। स्पेशल कंडीशन है तो स्पेशल प्लांट्स हैं जो कि हर प्लांट में कैपेसिटी नहीं, अपने अपने एक्लेमेटाइज किए हुए हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने एनवायरनमेंट में। सो दैट्स ऑल अबाउट योर प्रॉब्लम। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो प्रॉब्लम भेजें तो थोड़ा सा आपसे लिखें एंड राइट योर नेम, स्कूल, ताकि मुझे मालूम चले। नहीं तो मुझे कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं मिक्सअप हो जाता हूँ किसका क्या प्रॉब्लम है। तो जस्ट इतना चीज़ आप कर सकते हैं कि आपका नेम क्या, सबको मालूम है कि आप क्लास 10th हैं, क्लास 10th के ग्रुप में ही प्रॉब्लम आ रहा है। अदरवाइज आप सेपरेट भी भेजना चाहते हैं तो क्लास 10 लिख दें, अपना नाम लिख दें, अपने स्कूल को लिख दें। दैट विल बी मच कन्वीनियंट फॉर मी। अभी के लिए आपके पास इतना ही है। बाकी that's all for right now.